आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम हैं जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। मैम, लाड़की बहन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं ऐसा कैबिनेट वर्क में महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाए इस बार। यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेन्स बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने सिर्फ सोचा है कि सत्ता का मोह माया, उन्होंने सोचा है कि जनता की मोह माया और जनता के लिए वो उतर के काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही प्रगतिशील सरकार बनेगी। Today in Telangana, there is a situation where it feels like an emergency has been imposed in Telangana state. Our MLAs, BRS party MLAs, when they go to the police station to give a complaint on certain issues that they had, the police has refused to take the complaints. When the honorable MLA who took the appointment of the SHO and went to the police station, his complaint was not entertained. The MLA had ascertained his rights, and as a result, today the MLA has been taken into arrest and he has been put illegal cases on him. We are demanding this government. This is not correct. If an honorable MLA has something to say, if there is a complaint to be given, it has to be entertained. If an MLA's complaint is not entertained, what about the common people of Telangana? That is the question today people of Telangana have in their heart. We are condemning this act of the government. We are demanding that the cases put against our MLA should be immediately withdrawn, and the preventive arrests of more than 10 Telangana MLAs, BRS MLAs today, they should be immediately released. This is our demand, and this really looks like an emergency imposed. When they told us Indirama Rajyam is going to come back, we thought it will be a decent, the people of Telangana had strong belief in them that there will be good governance. But today it is nothing but the emergency. We severely condemn this. Thank you. Jai Telangana. मुझे बहुत खुशी है, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और छठवीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मी पुनाइन अब 3 बार हो चुके, अब फिर चौथी बार। कैसी तैयारी है देवेंद्र सर की 5 साल में? देखिए, मी पुनाइन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के, वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुनाइन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो होती है वो एक बड़ा सॉलम अफेयर होती है, रिस्पेक्टेबल होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी मौकरी करके, तमाशा करके रखा है। इवेंट मैनेजमेंट को दिया है और उसके पहले म्यूज़िक और कॉन्सर्ट और पता नहीं क्या क्या रखा है। एक बहुत ही सीरियस सेरेमनी होती है वो, और डिग्निफाइड एलिगेंट सेरेमनी होती है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन होता है। ना कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को, ना कि कोई कॉन्सर्ट और म्यूज़िक। ये हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा नहीं है। महत्व स्वेरिंग इन सेरेमनी को दिया जाता है। एक तो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सरकार बिठवाई है ईवीएम के माध्यम में से, जो स्वेरिंग इन जिनकी हो रही है उनको, उनके तरफ बेहद नफरत या रिजर्वेशन के अगेंस्ट, किसानों के अगेंस्ट इनकी जो भी पॉलिसीज़ है, इनकी चाहने वाले बिल्कुल नहीं है ग्रास रूट महाराष्ट्र में। ये ज़बरदस्ती सर पे बिठाई हुई सरकार है ईवीएम के द्वारा, और अभी ये लोग ये करने जा रहे हैं। उनमें भी आज सिर्फ इतना सब बावजूद होने के बाद सिर्फ 3 लोगों की स्वेरिंग इन हो रही है। बहुत बड़ा बवाल उसका कर रहे हैं। लेकिन जो एक परंपरा है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, वो पूरी बीजेपी ने खराब कर दी है। पिछली बार जो उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री हो गए, जो
मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री होंगे। ये एक दूसरे को 3 में से गिराने की, कम कराने की साजिश, इसीलिए ईवीएम, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बनना था तो ईवीएम हैक करके ऑब्वियसली इन्होंने ज़्यादा नंबर्स अपने पक्ष में डाले और ये मुख्यमंत्री बन गए, जबकि उनके वजह से ही सरकार पिछली बार हार गई थी। लोकसभा में इनके अगेंस्ट इतनी डिसएग्रीमेंट थी कि लोगों ने कांग्रेस को लाया था वहाँ। That you have gone to court. Please tell us more about it. The Ayushman Bharat, launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is one of the largest health benefit schemes in the world, which gives 5 lakh rupee free health cover to every single beneficiary. And as of October 2024, the Honorable Prime Minister has increased and enlarged the ambit of Ayushman Bharat to include every single individual who is above the age of 70 years, irrespective of their economic background, irrespective of their social background. And we all, the 7 MPs, went to court because the Aam Aadmi Party government in Delhi is not allowing implementation of this scheme in Delhi. The Honorable High Court made very pertinent and very scathing remarks against the Aam Aadmi Party government and asked them that when the health services in Delhi are absolutely tottering and they are in such a dire state and the central government is ready to give them money, then why are they not implementing Ayushman Bharat in Delhi? Today, the Honorable State President Shri Virendra Sachdeva ji has launched a signature campaign where we are going to ask the people who are going to come and sign and give their consent for implementation of Ayushman Bharat. Along with it, we've also launched a number 78200 78200. Kindly give a missed call on this number and please register your consent so that we can wake up the Aam Aadmi Party government in Delhi that is indulging in deep slumber. उसी की मांग की थी कल हमने। इस बात के विषय को रखा है, बांग्लादेश में जो जेल में हैं हमारे कृष्ण भक्त इस्कॉन के, तो उनको रिलीज़ करने के लिए मैंने हमारी सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन दे और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में जो सफ़र कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए जल्दी, ये बिल्कुल विदेश नीति के बात नहीं है, कृष्ण भक्तों के भावनाओं की बात है। यही मैं कह रही हूँ कि जल्दी से उनको हिरगा किया जाए और उनको प्रोटेक्शन दी जाए और जितने लोग यहाँ आना चाहते हैं उन पर भी रोक लगा दिया जा रहा है बांग्लादेश में, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और मेरा ही सिर्फ नहीं, मेरे पूरे विश्व में जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो सब बहुत ही अपसेट हैं। तो मैंने ये जो कल बात उठाई है उससे बहुत ही खुश हैं सब लोग और सब लोग वेट कर रहे हैं कि की तरफ बढ़ रहा है। और लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो बिकम परिवारवादी पार्टी बन गया, विदाउट प्रोटेक्शन क्रिमिनल्स और गूंस, और उनकी जो कंडीशन है वो फिश विदाउट वाटर, ये कंडीशन हो गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं और हमारा परिवार पीडीए है और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में और आगे भी जो पीडीए का परिवार है मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहाँ पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहाँ पर ये दोबारा हारते और अयोध्या में जो आम जन है अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भाजपा का सांसद होता, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है और जो आम जन है, जो वहाँ के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं और उसी की वजह से वहाँ पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी। जब प्रोटेस्ट मार्च कर रहा था, हालांकि समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं थी, लेकिन मुद्दा वही संभल और अडानी का है, क्या कहना है आपका? मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार विपक्ष द्वारा, तो ये स्पीकर साहब का ये दायित्व बनता है कि वो मुद्दे पे चर्चा कराए और जिस तरह संभल मुद्दे में चर्चा हुई है, तो अगर चाह रहे हैं विपक्षी पार्टी की अडानी की में हो तो मुझे लगता है कि उनको करा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि संभल में जो भी कल्प्रिट हैं उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे, उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है,
तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। आपको भी मिल्कीपुर में आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है? आशंका जब जब 9 उपचुनाव हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ हर जगह गड़बड़ियां हुई हैं। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, गड़बड़ियां लगातार हो रही है और इतने माइन्यूट लेवल में, जहां बीएलओ को जाति का देख के हटा रहे हैं, जहां आप लगातार वोटर लिस्ट में से नाम कम कर रहे हैं, बूथ परिवार का, जहां एक बूथ में सारा परिवार एक बूथ में वोट डालने जाता है, परिवार को आप अलग अलग बूथों में भेज रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत माइन्यूटली धांधली कर रही है भारतीय जनता पार्टी चुनावों को जीतने के लिए, और जो लोगों का ध्यान जहां होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का लोगों के ऊपर, जहां उनको अच्छी व्यवस्थाएं, सुविधाएं देनी चाहिए, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, जहां शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए कि आज लोगों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री समय मिलता, आपका समय से पहले ही माइक बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर देखिए, आज राज्यसभा adjourn हुआ, क्यों हुआ? 0 आवर मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो होता है वो सदस्यों के लिए होता है, पर बीजेपी के सांसद को 6 मिनट मिलता है, और जो हम ऑपोजिशन में है हमारा 3 मिनट से 1 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले बेल बजना शुरू हो जाता है। तो देखिए, सदन या तो नियम मान के चलाना चाहिए, पर बीजेपी का जो ये बुलडोजिंग एटीट्यूड है, आप मूल्य वृद्धि पे चर्चा करने को तैयार नहीं, आप बेरोजगारी पे चर्चा करने को तैयार नहीं, आप मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार नहीं, पर 6 मिनट आप 0 आवर में बीजेपी अपने इश्यूज बोल देती है और हमको 3 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं मिलता। ये पार्लियामेंट्री नियम के खिलाफ है, पर बीजेपी इस तरह से बुलडोज करके ही चलाती है सदन, ये मुद्दा है। मैम, मणिपुर के लिए जो कमीशन बनी थी, उस कमीशन का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर देखिए, मणिपुर में समस्या बीजेपी है, मणिपुर में समस्या बीजेपी की राजनीति है, मणिपुर में समस्या बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और कोई चौथा समस्या नहीं है। उसको ढकने के लिए इस तरह का 0 आवर 6 मिनट चलाना चाहते हैं ताकि देश को गुमराह कर सके, और कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास सिर्फ एक इश्यूज नहीं, कई इश्यूज हैं। कोई कह सकता है कि इंडिया अलायंस बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि या फेडरलिज्म के खिलाफ जो बंगाल के साथ आ रहा है, कोई कह सकता है कि उसमें कोई विभाजन है? बिल्कुल नहीं है। देखते हैं क्योंकि अब तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, I would first wish the Chief Minister of Maharashtra all the very best. I hope he lives up to all the commitments that he has made to the people of Maharashtra. Having said that, it took a government which came in full majority over 10 days to decide who's the Chief Minister phase. We've seen public bickering, where now the former Chief Minister went into an incredible sulk to his village, and in Thane he was refusing to meet anybody. He continued to hint that he wants to continue as a Chief Minister. So considering there are so many differences amongst the three, I just hope the people of Maharashtra do not suffer because of the differences that we see between the three parties. But ma'am, the way Sanjay Raut ji, he also commented that BJP only used Shinde and they will keep aside him. And very shortly you will see all these things. How so yeah, if you look at it, Bharatiya Janata Party's known strategy has been to backstab its own political allies. Whether it was Shiromani Akali Dal, whether it was TDP earlier, TDP is now again with them, whether it was LJP, whether it was Shiv Sena, we have seen betrayal coming from the BJP, and they throw as per their convenience and as per their political strategy. There's nothing that new that he has brought to the table. What he's clearly saying is that he was used as a chief minister for 2.5 years, and as soon as they've gone into an election and come back again, they've discarded him as the CM, and he himself has publicly hinted that. Ma'am, one last question. Today again protest took place over here. Could you please highlight regarding what again that Adani
issue raised by See, the US courts have indicted Adani Group of having given crores of bribes to government officials, to bureaucrats, to get government contracts. It is a matter of shame that India should be investigating him. An investigating agency should be investigating him. Instead of that, they're trying to safeguard him and safeguard his interests. What is unfortunate is that over the period of 70-75 years, all the prestige that India has earned, the corporate governance models that we brought into place today lies in shambles because Narendra Modi ji continues to protect Adani. आज का दिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए और खासकर महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आ गई है और खास करके हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी आज सीएम पद पे आज बैठने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो उत्साह आज लोगों के बीच में कार्यकर्ता में दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। दिल्ली में कैसा माहौल है? आप दिल्ली से आए, मुख्यमंत्री होंगे, आप महाराष्ट्र के नहीं, पिछले 4-5 दिन से हम भी बहुत एक्साइट है, क्योंकि महाराष्ट्र ऑफकोर्स होम स्टेट है यहाँ पे और काफ़ी उत्साह दिल्ली में भी देखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो वहाँ के बाकी के सांसद भी बहुत खुश थे कि इस बार महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत पूरे मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में सरकार आई है, तो इस बात की ज़्यादा खुशी है। एक आखिरी सवाल, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी देवा, वो भी यही कहते हैं कि बहुमत मिला, लेकिन जिम्मेदारी भी काफी बड़ी है महाराष्ट्र को लेकर आगे। डेफिनेटली आप जब सत्ता में आते हैं तो बहुत आशा है लोगों की आपके ऊपर रहती है और उस आशा को लेके सरकार को काम करना पड़ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में करेगी। कितनी बढ़िया, क्या कुछ है थोड़ा बता। जनपद में जो पहले जनपद लेवल की जो पीस कमेटी थी, उस पीस कमेटी को भंग करके एक जनपद के जो माननीय हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनकी लोगों में पहुंच है, लोगों से बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, उन लोगों की एक कमेटी है वो नई बनाई गई है, जिसकी आज बैठक 3 बजे से है और सभी जनपद के जितने भी मौलाना हैं, कारी हैं, इन सबसे बातचीत की जा रही है कि जिस तरीके से पिछले जुम्मे की नमाज जो अदा की गई थी, उसी तरीके से इस बार की भी नमाज है वो अदा की जाए। आज शाम को फुट पेट्रोलिंग भी की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्राइडे की जो नमाज है वो भी पीसफुली अदा की जाएगी और उसके साथ साथ सभी लोगों का सहयोग है वो पूर्व की तरह बना रहेगा। सर, इसमें कितने होंगे जो पीस कमेटी की बैठक? 100 के करीबन लोगों को जो जनपद के विभिन्न थानों से चुने गए हैं, उनके आधार पे उनको बुलाया जा रहा है और जो 24 तारीख का इंसिडेंट हुआ था उसमें अभी तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है। जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 83 लोग हैं, उनके नाम जो है प्रकाश में ऑलरेडी आ चुके हैं और 400 के करीबन लोग हैं जिनके फोटोज़ हैं वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। थैंक यू। कल आपके आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला, जहाँ कुछ लोगों से भी आपने बात की, कहा कि जो भी लोग हैं जो शामिल थे खुद सरेंडर कर दें, अन्यथा पुलिस की तरफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं, तो बेहतर ये है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा, तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। थैंक यू। सर, कल है और जुम्मे की नमाज भी शुक्रवार भी है। कई साल पहले 1991 में बाबरी मस्जिद ध्वंस भी हुआ था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए कल? जनपद संबल में ऑलरेडी हमारे पास एक आरएएफ की कंपनी और 9 अन्य पीएसी और आरआरएफ की कंपनीज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सभी लोगों के सहयोग से जो 6 दिसंबर का दिन है वो शांति से गुजरेगा। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सर आज सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी गई, उन्होंने कहा उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया उसका आंकलन कर उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा, पोस्टर्स जारी किए जाएंगे। क्या कुछ सर अपडेट है इस मामले में, कितना आंकलन हुआ है नुकसान? 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे
और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई करेंगे। चिपकाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, उस पर भी विचार किया जा रहा है। थैंक यू। साथियों, रेलवे में जो ट्रैक सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। उसके सभी पैरामीटर्स को ठीक से अगर मेजर कर पाएँ तो रेलवे की सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ढंग से अगर मेजरमेंट है तो उस केस में बहुत प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस का एक प्रोटोकॉल बनता है। इसी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसीलिए हमेशा आग्रह रहता है कि रेलवे में और जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए, इनोवेशंस, नवाचार आगे लाएं, नए तरीके के प्रयोग करें। तो उसी कड़ी में 3 ITMS मशीनों का रेलवे में डिप्लॉयमेंट हुआ था करीब 1.5 साल 2 साल पहले, और अभी तक उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है। ये मशीनें रेलवे ट्रैक का बहुत ही डिटेल्ड मेजरमेंट देती है, बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देती है। नीचे इस मशीन के नीचे जैसा आपने देखा लाइडार सिस्टम्स लगे हुए हैं और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के कैमराज लगे हुए हैं और लीनियर स्कैनिंग के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो लीनियर स्कैनिंग करके कहीं पर भी कोई क्लिप मिसिंग हो अगर, या 2 स्लीपर्स के बीच में अगर गैप कम ज़्यादा हो, अगर कोई स्लीपर का कोई पैरामीटर कमज़ोर हो, ट्रैक के बीच में जो गैप होना चाहिए वो अगर कम हो या ज़्यादा हो, अगर आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि रेल के साथ मतलब ट्रेन के साथ ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, उसका मेजरमेंट। तो एक तरीके से पटरियों का पूरा हेल्थ चेकअप इस मशीन से होता है। तो अभी अपने पास देश भर में 3 मशीनें इसी पर्टिकुलर कैटेगरी की हैं। कुछ पुरानी जनरेशन की मशीनें भी हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली मॉडर्न वर्ल्ड क्लास मशीन है। और इस तरह की अब हर जोन में 1 मशीन लगाएंगे। और जो आज 4 महीने में एक बार ट्रैक मेजरमेंट का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को चेंज करके और फ्रीक्वेंटली ट्रैक का मेजरमेंट करेंगे। और ट्रैक की जो मेंटेनेंस की सिस्टम है वो पूरी की पूरी इसके आधार पे होगी। ये मशीन प्लस आपने देखा अभी रेल कम रोड व्हीकल RRV, उस RRV के माध्यम से जो हमारे ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन, PWI की जो काम करने की पद्धति है वो बहुत बड़े पैमाने पे बदलेगी और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा सुधार आएगा, सेफ्टी पे सुधार आएगा और साथ ही साथ उनके जीवन में, ट्रैकमैन की ज़िंदगी में, कीमैन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आएगा। ये आगामी 5 वर्षों में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा फैक्टर ट्रैक के इंस्पेक्शन का और ट्रैक की मेंटेनेंस के मॉडर्नाइजेशन का रहेगा। समय लगता है इन कामों में, लेकिन जो इनोवेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फोकस रखा है इनोवेशन पे, वो देश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। देखिए, इस समय लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे समय पर ये शीतकालीन सत्र चल रहा है जबकि इस देश में महंगाई है, जबकि इस देश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। हमारे करोड़ों करोड़ों नौजवान जो हमारे देश की दौलत हैं, वेल्थ हैं, आज उनके हाथ में कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे बेकार हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के हाथ में आज सरकारी नौकरी नहीं है। कहीं इम्तहान अगर हुआ भी है तो पर्चे लीक हुए हैं। तो ये देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश के करोड़ों नौजवानों के हाथ में रोजगार देना, सम्मान देना, सरकारी नौकरी, ये मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। आज इस समय गेहूं की फसल की बुआई हो रही। हम लोग किसान के घर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और उत्तर प्रदेश क्या, हिंदुस्तान तो किसानों का देश है। 80% लोग खेती करते हैं और जब तक 80% लोग खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं, आदरणीय सिद्धेश चौधरी चरण सिंह जो
देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसानों को मसीहा माने जाते थे। आज वो किसान घाट में सो रहे हैं, किसान घाट में उनका वो है। तो वो कहा करते थे कि अगर देश की तरक्की करना है, देश को खुशहाल बनाना है, तो देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से गया है। लेकिन आज अफसोस है, हमारे खेतों पर सांडों का राज है, आवारा जानवरों का राज है। किसानों की रात आज खेतों में बीत रही है। कितना भी ठंड हो, कितना भी बरसात हो, कितना भी गर्मी हो, हमें अफसोस है कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और जनपद अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, हम उस धरती से जीत के आए हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट थी। तो आज सबसे ज्यादा किसान परेशान है। महंगाई के नाम पर यूरिया खाद नदारत है, खेती उसकी चली जा रही सांडों से। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। आज ये सत्र ऐसे समय पर चल रहा है कि हमारे देश की सेना, जिसका गौरवशाली इतिहास है, सत्व देश हमारी सेना से लोहा मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस सरकार के रहते और चलते हमारे सेना के नौजवानों में कहीं कहीं इस बात को वेदना है अग्निवीर योजना को लेकर। 4 साल की सेना, 4 साल की नौकरी सेना में, आज इस पर चर्चा होने की जरूरत है। और चर्चा कहीं दूसरी जगह नहीं, चौराहों पे चर्चा होने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा होने का मतलब ये देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां पे चर्चा होने की जरूरत है। तो इन तमाम मुद्दों पर, और अभी उत्तर प्रदेश में 9 उप विधानसभाओं का चुनाव हुआ है। बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने से रोका गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये जिस पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सवाल भी उठाया था, चुनाव आयोग को भी कहा था, चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस के तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई। आज ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे शीतकालीन सत्र में न उठ सकें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सदन न चलने पावे व्यवधान पैदा करने का काम किया है। ये देश के जो हमारी परंपराएं हैं, लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के विपरीत इनका आचरण है, जो